प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं 10+2 अध्याय नंबर 9। हमारा जो दूसरा भाग है समाजशास्त्र का, उसमें जो हमारा चैप्टर है आज का वो है सांस्कृतिक परिवर्तन, यानी कि कल्चरल चेंज। हमारी संस्कृति में ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिसके परिणाम स्वरूप हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो समाज है, उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सांस्कृतिक परिवर्तन की ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं हैं या कौन कौन सी प्रक्रिया हैं जिसके परिणाम स्वरूप संस्कृति में परिवर्तन होता है या समाज में परिवर्तन होता है, वो निम्नलिखित हैं। पहला है पश्चिमीकरण, दूसरा संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण या लौकिकीकरण या निरपेक्षीकरण। समाज सुधार आंदोलन, जो हमारे समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी उसके परिणाम स्वरूप जो समाज सुधार आंदोलन चलाए गए, उसके कारण हमारे समाज में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, और उसके बाद कौन कौन से ऐसे कानून बनाए गए जो उन बुराइयों को समाप्त कर सकते थे। उसके बाद आता है प्रभु जाति या प्रबल जाति। ये सभी प्रक्रियाएं जिसके परिणाम स्वरूप हमारे समाज में परिवर्तन हुआ। अब हम इनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण किसे कहते हैं? पश्चिमी देशों के प्रभाव के कारण भारतीय समाज में जो परिवर्तन हुआ या हमारे रीति रिवाजों में या हमारी संस्कृति में जो परिवर्तन हुआ उसे हम पश्चिमीकरण कहते हैं। या ये कह लीजिए, ब्रिटिश काल के दौरान जब हमारा देश गुलाम था, 150 वर्षों तक अंग्रेज़ों का यहाँ पर शासन रहा, उनके प्रभाव में आने के परिणाम स्वरूप जो हमारी संस्कृति में परिवर्तन हुआ, ऐसी प्रक्रिया को हम पश्चिमीकरण कहते हैं। तो पश्चिमी देशों के प्रभाव के कारण भारतीय संस्कृति में होने वाले परिवर्तन को पश्चिमीकरण कहते हैं, या वह प्रक्रिया जिसमें भारतीय समाज के सभी आदर्श, विचार, संस्थाएं आदि पश्चिमी सभ्यता के अधीन आ गए और हमारे समाज में परिवर्तन हो गया, तो ऐसी प्रक्रिया को हम पश्चिमीकरण कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण क्या होता है, इसकी अवधारणा देखो। पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण और प्रबल जाति या प्रभु जाति, इन सभी की अवधारणा जो है वो हमारे जो समाजशास्त्री, भारतीय समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास हैं, उन्होंने इसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जब कोई निम्न हिंदू जाति उस जाति के रीति रिवाजों का अनुसरण करना प्रारंभ कर दे, ऐसी प्रक्रिया को हम संस्कृतिकरण कहते हैं। यानी कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जब कोई निम्न हिंदू जाति, भारतीय समाज जो है जाति के आधार पर बटा हुआ है या उसमें ऊंच नीच की भावना पाई जाती है, या कोई जनजाति है, जब कोई निम्न जाति अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को या सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करता है और उच्च जातियों के जो रीति रिवाज हैं, कर्मकांड हैं, उनका अनुसरण करना शुरू कर देता है, उनको ग्रहण करना शुरू कर देता है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम संस्कृतिकरण कहते हैं। इसकी अवधारणा भी किसने दी? M.N. श्रीनिवास ने। उसके बाद आता है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण यानी कि पुरानी विचारधारा को छोड़ करके नई विचारधारा को ग्रहण करना ही आधुनिकीकरण कहलाता है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसमें पुरानी परंपराओं या रीति रिवाजों को त्याग करके नए रीति रिवाजों को या नए विचारों को जब हम ग्रहण करते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को हम आधुनिकीकरण कहते हैं। उसके बाद आता है धर्मनिरपेक्षीकरण या पथ निरपेक्षीकरण। किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्षीकरण, जिसको हम लौकिकीकरण भी कहते हैं। धर्म के आधार पर भारत के किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात कहने का अभिप्राय है, भारत के जो धर्म हैं उन्हें समान समझा जाता है। धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। इसीलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। भारत में कोई धर्म छोटा नहीं है और कोई धर्म बड़ा नहीं है। इसीलिए भारत का प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है और किसी भी धर्म को छोड़ सकता है। ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? धर्मनिरपेक्षीकरण या पंथ निरपेक्षीकरण या लौकिकीकरण। इसके बाद है प्रभु जाति। प्रभु जाति हम किसे कहते हैं? जिसका दूसरा नाम है प्रबल जाति।
प्रबल जाति या प्रभु जाति की अवधारणा भी एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी, जो हमारे समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने गांव पर अध्ययन किया था। तो प्रभु जाति का मतलब है जब किसी क्षेत्र में किसी जाति के पास कृषि योग्य भूमि सर्वाधिक हो और जिनकी जनसंख्या भी उस क्षेत्र में ज़्यादा हो, और निम्न जाति के जो लोग हैं वो जब इनका अनुसरण करे तो ऐसी जाति को हम प्रभु जाति कहते हैं। यानी कि वह जाति जिसके पास कृषि योग्य भूमि ज़्यादा हो अर्थात अधिक हो, और जिनकी जनसंख्या भी उस क्षेत्र में अधिक हो, तो ऐसी जातियों को हम क्या कहेंगे? प्रभु जाति। और निम्न जातियां उनका अनुसरण करना प्रारंभ कर दें तो ऐसी जाति को हम प्रभु जाति कहते हैं। जैसे अजगर, इनको अजगर भी बोला जाता है। जैसे किसी क्षेत्र में अहीर, ऐसे अहीर, अजगर, जैसे जाट, गुज्जर, ये क्या हैं? सभी प्रभु जातियां हैं जिनको अजगर भी बोला जाता है। उसके बाद आता है संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, प्रभु जाति या प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी? हमने तीनों का अध्ययन किया है। पश्चिमी संस्कृतिकरण, जब कोई निम्न हिंदू जाति उस जाति का रीति रिवाज का अनुसरण करना शुरू कर दे या कर्म कांडों को ग्रहण करना शुरू कर दे या प्रारंभ कर दे, तो ऐसी प्रक्रिया को हम संस्कृतिकरण कहते हैं। ये अवधारणा भी एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी। पश्चिमीकरण, पश्चिमी देशों के प्रभाव के कारण भारतीय संस्कृति में होने वाले परिवर्तन को हम पश्चिमीकरण कहते हैं, और जो पश्चिमीकरण की अवधारणा थी वो भी एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी। उसके बाद प्रभु जाति का हमने अभी किया है, तो प्रभु जाति की भी अवधारणा हमने की थी। एक अंक वालों में ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, चाहे ये संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी या संस्कृतिकरण किसे कहते हैं, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी, पश्चिमीकरण किसे कहते हैं, प्रभु जाति किसे कहते हैं या प्रबल जाति किसे कहते हैं, और प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी। तो ये तीनों की अवधारणाएं जो हैं वो किसने दी? हमारे जो समाजशास्त्री हैं श्री एम.एन. श्रीनिवास ने। उसके बाद आता है आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, यानी कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? वो भी कौन है? एम.एन. श्रीनिवास। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की? ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने सन 1820 में की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यशोधक समाज किसने चलाया? ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज को बनाया, और ये ब्राह्मणों के विरुद्ध बनाया था। और ज्योतिबा फूले ने लड़कियों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले सन 1851 में पूना में एक विद्यालय बनाया जिसमें लड़कियां जो हैं शिक्षा ग्रहण करती थी। सावित्रीबाई फूले जो उनकी घरवाली थी, पत्नी थी, वो भारत की पहली शिक्षिका भी रही हैं जिन्होंने इस विद्यालय को चलाया और पूना में इस विद्यालय को खोला गया। उसके बाद आता है भारत में आधुनिकीकरण लाने के लिए कौन उत्तरदायी है? आधुनिकीकरण लाने के लिए यानी कि आधुनिक विचारधाराओं को लाने के लिए कौन उत्तरदायी है? जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी तो ब्रिटिश सरकार ही आधुनिकीकरण का सूत्रपात उन्होंने किया था। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।